हाय गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 10th क्लास का विज्ञान यानी कि साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कितना देखना है तो 200 जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और उससे पहले एक बात और बता दें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सके। और एक बात और बता दें कि यह जो वीडियो होगा वह वीडियो का पार्ट 4 है, यानी चौथा, यह वीडियो का जो होगा वह चौथा भाग है। तो इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बन चुका है। क्या पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बन चुका है? यदि आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है या डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है, आप वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कार्बन की परमाणु संख्या होता है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह कह रहा है कार्बन की परमाणु संख्या होता है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वह कितना होता है। तो कार्बन के आपको बता दें कि कार्बन जो है उसके 6 नंबर पर आता है। यानी कार्बन की परमाणु संख्या जो होगा वह 6 होगा। कितना होगा? 6, यानी 6 होगा। तो आपका 1 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। क्या? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। यानी हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? तो वह हमारा जो क्वेश्चन पूरा होगा ऑप्शन से पूरा होगा। यानी 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, या 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, या 220 वोल्ट, यानी भी जो दिया हुआ है वह वोल्ट का संकेत है। यानी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है या 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो आपको बता दें कि घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी विद्युत जो आती है घर में, जो करंट आती है जिससे बल्ब जलता है, तो वह हमारे घरों में जो आती है वह 220 वोल्ट पर, कितना? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा है। क्या? प्रत्यावर्ती धारा है। तो इसलिए आपका 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्या? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 नंबर जो क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? यानी मेंडल ने एक प्रयोग किया था जो उसमें आप किस पौधे का वह चयन किया था। यानी उसने एक प्रयोग किया था तो उसमें किस पौधे का चयन किया था, यानी किस पौधे पर वह अपना प्रयोग को प्रदर्शित किया था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आम का पौधा, गुलाब का पौधा, गेहूं का पौधा या मटर का पौधा। तो आपको बता दें कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था वह मटर के पौधे पर किया था। क्या चीज़ पर किया था? मटर के पौधे पर। तो 3 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। क्या? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है? यानी आवर्धन एम होता है। तो आवर्धन जो होता है आपको यह 2 नंबर के एक क्वेश्चन भी, यानी 2 नंबर का जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है उसमें भी यह फिजिक्स से क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें आपको बता दें कि प्रतिबिंब जो होती है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु जो है, कोई वस्तु, उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ऊंचाई, और बिंब जो होती है, यानी बिंब कहने का मतलब जो वस्तु है उसकी ऊंचाई जो होती है, उस दोनों के अनुपात, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को जो होता है उसी को आवर्धन बोला जाता है। आवर्धन को जो है वह एम से सूचित किया जाता है। क्या? एम से दर्शाया जाता है। तो आवर्धन एम बराबर जो है वह आपका V/U होता है। क्या? V/U होता है, जिसमें V जो है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और U जो होता है वह बिंब दूरी होती है। यानी तो ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है आपका डी नंबर में। कहाँ पे? डी नंबर में दिया हुआ है कि V/U, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका U/V है। तो आपको क्या बताया है कि M बराबर जो होता है वह V/U होता है। यानी V जो कहने का मतलब है V प्रतिबिंब दूरी है और U जो है वह वस्तु दूरी है। तो आपको पहले ही बताया है कि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात को, यानी बिंब दूरी नीचे है और प्रतिबिंब दूरी ऊपर है, उसके अनुपात को आवर्धन एम कहा जाता है। तो इसलिए एम बराबर जो है वह V/U होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका U/V है, यह गलत है। सेकेंड जो है वह U/V दिया हुआ है, यह भी गलत है। और सी नंबर जो है वह है U+V, ये भी गलत है आपका। और डी नंबर में जो है वह V/U दिया हुआ है। यानी आपका 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो आपको बता दें क्षैतिज कतार कहने का मतलब यानी आप पढ़े होंगे क्षैतिज रेखा यानी जो सीधा मतलब कि एक सरल रेखा जो खींचते हैं सीधी, उसी को क्षैतिज रेखा बोला जाता है। यानी क्षैतिज रेखा जो होता है वह दाएं से बाएं की ओर जाती है तो उसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है। और ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा खींची जाती है उसको उद्गर स्तंभ बोला जाता है यानी उद्गर रेखा। तो क्षैतिज कतारें जो है वह आपका आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। और उद्गर स्तंभ जो है वह वर्ग कहलाती है। तो हमको इसमें पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो क्षैतिज कतारें जो कहलाती है वह आपका आवर्त कहलाती है। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। और क्षैतिज कतारें की जगह यदि आपसे पूछेगा उद्गर स्तंभ तो आप वहाँ पे वर्ग मारिएगा। तो ऑप्शन में आपको वर्ग मिलेगा तो वहाँ पे वर्ग मारिएगा। यहाँ पे पूछा है क्षैतिज कतारें इसलिए आप आवर्त मारिएगा। यानी 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच यानी जिंक Zn होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल SO4 होता है। ठीक, SO4 ZnSO4 यानी इसको जिंक सल्फेट या जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया कराई जाती है यानी दोनों को साथ में जैसे H और O मिलता है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है। क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। तो उसी प्रकार जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद के रूप में बनता है। और उसमें जो गैस निकलती है यानी उसमें जो गैस उत्पन्न होती है उत्पाद बनने के समय तो उसमें वह कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आपको बता दें जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से जो गैस उत्पन्न होती है वह हाइड्रोजन गैस होती है यानी H2 होती है। क्या? H2 यानी हाइड्रोजन गैस होती है। तो आपका 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या? सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह आपसे एक वस्तुनिष्ठ में भी पूछेगा और इसी प्रकार का 5 सूत्र दे देगा और आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन में भी यह पूछता है। यानी इसका यह सूत्र आपको 5 इसी प्रकार का ऑप्शन दे देगा यानी क्वेश्चन और उसका बताएगा कि सूत्र इसका लिखकर बताइए यानी वह 5 नंबर का हो जाता है। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है यानी जिप्सम जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको बता दें जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaSO4 × 2H2O होता है। क्या? 2H2O होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? CaSO4 × 2H2O यानी आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है अमीबा में यानी अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो आपको बता दें अमीबा में जो पाचन होता है तो अमीबा के शरीर पर एक अस्थायी प्रवर्ध बनता है। वह अपने शरीर पर यानी उसके पास जब भोजन पहुंचता है तो वह अपने शरीर पर अस्थायी प्रवर्ध यानी एक उभरा सा प्रवर्ध बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं यानी कूटपाद उसको बोला जाता है। तो उसी कूटपाद की सहायता से जो है अमीबा भोजन को पकड़ता है। क्या चीज़? भोजन को वह पकड़ता है। तो हमसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी देख सकते हैं कि दिया हुआ है कूटपाद द्वारा यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का आ रहा है निम्न में से कौन यानी 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वह आपका नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। यहाँ पे न्यूरॉन नहीं मारिएगा। ऑप्शन ए में न्यूरॉन दिया हुआ है और बी में नेफ्रॉन दिया है। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वृक्क की वह नेफ्रॉन कहलाती है। क्या? नेफ्रॉन कहलाती है। तो इसलिए 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है
प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, यानी प्रतिरोध जो है उसका SI मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है, यह आपको बताएं, यानी प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक जो है वह यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2, यानी जूल और वोल्ट। तो यह दोनों ऑप्शन गलत है, यह आपका नहीं होगा। तो चलिए हम इसके बाद वाला ऑप्शन देख लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है ओम और एम्पियर, यानी प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वह आपका ओम होता है। क्या? ओम होता है। और यहीं पे प्रतिरोध की जगह यदि आपसे दे देगा प्रतिरोधकता, क्या प्रतिरोध तो लिखा हुआ है उसी में, यदि वहाँ पे अगर दे देता प्रतिरोधकता या विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, वहाँ पे यदि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध देगा तो आप वहाँ पे ओम मीटर हो जाएगा। क्या? ओम मीटर हो जाएगा वही आपका। और सिर्फ प्रतिरोध पूछ रहा है तो उसका आपको ओम होगा। और ओम को इस तरह से भी लिखा जाता है, यानी यह आपका ओमेगा बोला जाता है, यह संकेत है। तो आपका 9 नंबर यानी 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, यानी एल्केन जो है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो आपको बता दें एल्केन का सामान्य सूत्र जो है वह आपका CnH2n+2 होता है। क्या? CnH2n+2 होता है, यानी n के स्थान पर जो है यह सूत्र है, तो n की जगह पर हम 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं और उससे हम सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मीथेन का सूत्र CH4 होता है। अब आप कहिएगा यह CH4 कैसे होता है, तो आप इसी पे बैठाइए, यानी मीथेन जो है वह 1 नंबर पे आता है, यानी 1 कार्बन जो होता है, 1 कार्बन उसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन में 1 कार्बन है तो हम लोग उसके स्थान पर रख देंगे, यानी CN है तो N की जगह 1 और H 2N था, यानी 2 × 1 + 2, N के स्थान पे 2 रख दिए तो यहाँ C1 का मतलब C हो गया, यानी 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। और H में 2 से गुना करेंगे, यानी H में H2O, यानी H 2 × 1 है तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और +2 जोड़ेंगे तो 4, यही आपका मीथेन का सूत्र होगा। तो इसी प्रकार से मीथेन इथेन आप आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका मीथेन का जो सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं दिया हुआ है CnH2n+2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी प्रकार आप इसमें यहाँ पे दिया हुआ है CnH2n और CnH2n-2, यानी बी और सी में दिया हुआ है। तो आपको ये भी बता दें कि यह तीनों जो है वह एक तो आपको बता दिए एल्केन का है, और दूसरा जो सूत्र है यह आपका एल्कीन का है, और तीसरा एल्काइन का है। क्या? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यह जो पढ़ना है उसमें एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। और सिंपल सी भाषा में आप याद कीजिएगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है, और एल्केन जो है उसमें यानी CnH2n तो होता है यहाँ पे, तो एल्केन में +2 होता है, यानी +2 जोड़ने से वह एल्केन प्राप्त होता है। और उसके बाद इतना सूत्र से हम इसमें से 2 हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा CnH2n, तो यह जो होगा एल्कीन का होगा। और फिर इसमें से और 2 माइनस करेंगे, यानी 2 माइनस किए हैं तो ये 2 हट गया तो CnH2n बच गया। अब Cn और H2n बच गया, इसमें से फिर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या है यहाँ पे -2 आएगा। तो यह जो आपका सूत्र होगा एल्काइन का होगा, यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, यानी एक याद हो जाएगा तो आप समझिए कि 2 घटाने पर एल्केन के बाद एल्कीन और एल्काइन का भी आपको याद रहेगा। तो इसलिए 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है किस धातु का, यानी किस धातु को चाकू की सहायता से आसानी से काटा जाता है। यानी कोई धातु है जिसको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट लेते हैं, तो वह कौन सी धातु है उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सोडियम धातु, बी में दिया हुआ है पोटेशियम धातु, सी में दिया हुआ है लिथियम धातु और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी को। यानी आपको बता दें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों को हम लोग चाकू की सहायता से आसानी से
काट सकते हैं क्योंकि यह मुलायम धातु होता है। ठीक है, तो आपका 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। यानी निकट दृष्टि दोष जो मनुष्य के नेत्र में जब कोई दोष उत्पन्न होता है, यानी यह 3 तरह के दोष, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष होता है और अबिंदुकता होता है। 4 प्रकार का दोष होता है। तो यह इसमें पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष को, यानी आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है वह अवतल लेंस से किया जाता है। क्या चीज़ से? अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। यानी अवतल लेंस जो है वह दूर स्थित वस्तु से जब प्रकाश की किरण आती है तो उसको फोकस पर अपसारित कर देती है, और अपसारित करने पर जब प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर पूर्ण रूप से बनने लगती है और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इसलिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है, यानी उसमें प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मा से हम लोग देख सकते हैं। जिसको निकट दृष्टि दोष नेत्र में उत्पन्न हो वह अवतल लेंस के चश्मे से स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसलिए आपका 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी वह कौन से लेंस है, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस और बाइफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर में तीनों दिया हुआ है, इसमें से किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बता दें कि अवतल लेंस में जो है वह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या? अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल यानी काल्पनिक कहने का मतलब, काल्पनिक की जगह यदि आपसे पूछेगा आभासी भी तो उसी को बोला जाता है काल्पनिक या आभासी। तो इसके लिए यहाँ काल्पनिक की जगह आभासी पूछ देगा तो आप उसके लिए सोचने नहीं लग जाइएगा कि वह क्या पूछ दिया, यानी काल्पनिक को ही आभासी बोला जाता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब जो है वह केवल अवतल लेंस में बनता है। यानी अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल लेंस में जो है वह काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, यानी दोनों प्रकार का बनता है। तो हमसे पूछा है कि सिर्फ काल्पनिक किस में बनता है, तो वह आपका अवतल लेंस होगा। यानी 14 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है CuO प्लस H2 एरोहेड Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी इसमें एक है कॉपर ऑक्साइड CuO जो है वह कॉपर ऑक्साइड है, और H2 जो है यानी H जो है वह हाइड्रोजन है। यानी कॉपर और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से यहाँ पे बन रहा है कॉपर प्लस जल, H2O यानी जल बन रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपर में से CuO यानी कॉपर ऑक्साइड से O घट रहा है, यानी कॉपर हो गया, और H2O में यानी H2 में O जुट रहा है यानी H2 हो गया। तो इसमें हम इससे पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जिसमें O जुटता है वह उपचयन अभिक्रिया है, और H घटता है तो भी वह उपचयन अभिक्रिया है, और जिसमें H जुटता है और O घटता है तो वह अपचयन अभिक्रिया है। और जब उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तब वह उसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। यानी जब उपचयन अभिक्रिया और अपचयन दोनों साथ साथ होती है तो उसमें उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे O घट रहा है। क्या? इसमें O घट रहा है, तो O की घटना जो है वह अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। और H2 में O जुट रहा है, यानी ऑक्सीजन की जुटना उपचयन अभिक्रिया है और ऑक्सीजन की घटना अपचयन अभिक्रिया है। तो क्या यह दोनों साथ साथ हो रहा है? जी बिल्कुल साथ हो रहा है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, यानी यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसलिए 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा और डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। यानी कार्बन संकेत होता है C और हाइड्रोजन का संकेत H होता है। तो यह दोनों जो है आपस में संयोग करके क्या बनाता है।
तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके वह हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो इसलिए 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी वायुमंडल में जो है CO2 गैस उसकी कितनी उपस्थिति है। ऑप्शन आप देख सकते हैं दिया हुआ है 0.01%, 0.05%, 0.03% या 21%। तो आपको बता दें कि वायुमंडल में CO2 गैस की जो उपस्थिति है वो आपका 0.03% है। क्या 0.03% है। आप वहाँ पे 21% नहीं मारिएगा। आपको पिछला क्वेश्चन में यानी पिछला वीडियो जब बनाए थे तो उसमें आपको बता चुके हैं कि 21% जो है वह आपका ऑक्सीजन है, यानी क्या है O2 यानी ऑक्सीजन है। वायुमंडल में ही वो उपस्थित, तो ऑक्सीजन की यदि मात्रा यहाँ पे CO2 की जगह O पूछेगा यानी O2 पूछेगा आपसे केवल, तो आपको 21% मारना है, और CO2 पूछेगा तो आपको 0.03% मारना है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो 0.03%, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है NaOH है, यानी NaOH जो है वह क्या है, अम्ल है, क्षार है या लवण है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि NaOH जो है वह आपका क्षार है। 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी क्षार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पराग कोश में होते हैं, यानी पराग कोश में जो है क्या होते हैं, बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या परागकण। तो पराग कोश में जो होते हैं वह परागकण होते हैं। क्या? परागकण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी विद्युत फ्यूज यानी विद्युत में जब करंट आपके घर में आती है तो वहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ होता है, तो वह फ्यूज जो है यानी विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वह विद्युत धारा के जो फ्यूज लगा होता है वह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या चीज़ पर? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसलिए आपका 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऊष्मीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है, यानी 1 वोल्ट जो है वह क्या कहलाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, नीचे की ओर बढ़ते हैं क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है 1 जूल बटा सेकेंड, यानी 1 जूल बटा सेकेंड या 1 जूल बटा कूलम या 1 जूल बटा एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि 1 वोल्ट V बराबर J बटा C होता है, यानी J जो है वह जूल का संकेत है और C जो है वह कूलम का संकेत है, यानी V बराबर J/C होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जूल जो है वह क्या चीज़ का गुणांक है, तो वह वोल्ट और कूलम यानी वोल्ट और कूलम का गुणांक होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे आपसे पूछा है 1 वोल्ट बराबर होता है, यानी 1 वोल्ट होता है तो वह 1 जूल बटा कूलम के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के उद्गर स्तंभ को कहा जाता है। अभी भी थोड़ा देर पहले बताए हैं आपको कि उद्गर स्तंभ को हम लोग वर्ग कहते हैं और क्षैतिज कतारें जो होती है वह आपका आवर्त कहलाती है, यानी उद्गर स्तंभ ऊपर से नीचे और क्षैतिज कतारें बाएं से दाएं यानी बाएं से दाएं। तो यहाँ पे हमसे वही क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है कि उद्गर स्तंभ क्या कहलाती है, और वहाँ पे ऊपर जो था क्वेश्चन वह था क्षैतिज कतारें। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दोनों दिया हुआ है वर्ग और आवर्त। तो आप दोनों समझ सकते हैं कि उद्गर स्तंभ हमसे पूछ रहा है तो यह हमारा वर्ग होगा। क्या? वर्ग होगा। इसलिए 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कौन विद्युत का स्वतंत्र सुचालक है, यानी विद्युत का स्वतंत्र सुचालक क्या है। तो आपको बता दें कि चांदी जो है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी चांदी जो होती है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है।
तो चांदी का संकेत जो है यानी चांदी को हम लोग Ag, इंग्लिश उसका लैटिन नाम जो है वह अर्जेंटम है, तो उसे Ag से सूचित किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है Ag, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन, यानी यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यानी आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ है, यानी 4 ऑप्शन मिला हुआ है आपको। इसी ऑप्शन में से हमको चुनना है कि इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, यानी कोई एक जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा और जो 3 बचेगा वह आपका प्राकृतिक संसाधन होगा। तो आपको बता दें वायु जो है अब प्राकृतिक समझ लिया, यानी जो मानव द्वारा कोई चीज़ बनाया जाता है उसे मानव निर्मित कहते हैं और जो प्राकृतिक में पाई जाती है वह प्राकृतिक संसाधन होता है। तो वायु को क्या हम अपने से बना सकते हैं? नहीं। तो इस वायु जो है वह प्राकृतिक संसाधन। मृदा यानी मिट्टी जो है ये भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। जल जो है ये भी धरती से निकलती है, यानी ये भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। इसमें कह रहा है जीवधारी, यानी जीवधारी जो है आपका यही आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी यह आपका मानो यह आपका प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यानी 24 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वह क्या है। आपको बताए थे पहले हाइड्रोकार्बन, यानी इससे पहले थोड़ा देर पहले क्वेश्चन एक बताए हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर क्या बनाता है, तो वह हाइड्रोकार्बन, यानी C और H मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो इसी में हमसे पूछ रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है। तो आपको इसमें हाइड्रोकार्बन तो ये चारों है। आपसे यदि पूछता है कि हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है तो इनमें से सभी यहाँ पे दिया हुआ रहता, तो ये हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, परंतु इसमें कह रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जो है वह आपका मीथेन है। क्या? मीथेन एल्केन श्रेणी का जो मीथेन है वह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। इसलिए 25 नंबर का जो आपका ए नंबर होगा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी श्वसन जो है वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन है या संयोजन है या ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो आपको बता दें कि जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेते समय क्या ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर रहे हैं। तो आपको पहले ही बताएं कि ऑक्सीजन का योग जो है वह आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो सांस लेने में ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन का हमारे अंदर योग हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। इसलिए 26 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सी यानी रोग होती है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया, यानी इंसुलिन की कमी से होता है क्या होता है, यहाँ पे कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है घेंघा, बौनापन या मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इंसुलिन की कमी से जो रोग होती है वह आपका मधुमेह होती है। क्या? मधुमेह। इसलिए आपका 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है। क्या? तिलचट्टा का श्वसन अंग पूछ रहा है हमसे। तो आपको पता है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गिल्स, ट्रैकिया, फेफड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि यह जो तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है वह आपका ट्रैकिया होता है। तो एक तो आपको पता है कि यह तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है, लेकिन गिल्स और फेफड़ा भी जो है वह किसी न किसी चीज़ का श्वसन अंग है। तो वह आपको बता दें कि मछली जो सांस लेती है वह मछली का श्वसन अंग गिल्स है। क्या? गिल्स यानी गलफारा जो होती है उसी से वह मछली श्वास लेती है। और मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। क्या? फेफड़ा, यानी मनुष्य जो है वह फेफड़ा से सांस लेता है। इसलिए यहाँ पे हमसे यह आपको बता दिया है कि इसमें आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि यदि आपसे पूछेगा कि मछली का श्वसन अंग तो गिल्स मानना है, मनुष्य का श्वसन अंग तो फेफड़ा मानना है, और यहाँ पे पूछ रहा है
कि तिलचट्टा का श्वसनांग, तो आपका ट्रैकिया माना है, क्या ट्रैकिया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है आनुवंशिकी का पिता किसे माना जाता है, यानी आनुवंशिकी का जो पिता है वह किसे माना गया है, इसमें कौन सी वैज्ञानिक को माना गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रदरफोर्ड को, मेंडलीव को, या ग्रेगर जॉन मेंडल को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें आनुवंशिकी का जो पिता कहा जाता है वह ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है। किनको, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को ही आनुवंशिकी का पिता माना गया है, यानी उसे ही कहा जाता है। इसलिए आपका 29 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, यानी सोडियम जो है, सोडियम का संकेत Na होता है और यह कितने नंबर पर है वही आपका परमाणु संख्या होती है। जैसे आपका 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, 2 नंबर पे हीलियम है, तो आपसे यदि पूछेगा हीलियम की परमाणु संख्या है तो आपका 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यह सोडियम जो है वह कितने नंबर पर आता है, यानी इसकी परमाणु संख्या क्या है। तो आपको बता दें सोडियम जो है वह 11 नंबर पे है, कितना, 11 नंबर पे, यानी इसकी परमाणु संख्या जो है वह 11 है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है 11, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको पहले हमने बोला था कि इसमें आपको केवल क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आपको इसमें आंसर भी मिलेगा, और वह आंसर अभी तो हम लोग आंसर के साथ यह क्वेश्चन पूरी देख गए, और आपको एक इसमें और दिखा देते हैं कि आपका आंसर शीट भी इसमें मिला हुआ है। तो वह आंसर शीट कहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हैं। आपका यहाँ 30 क्वेश्चन जो पूरा किया है इस वीडियो में उसका आपको आंसर शीट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी अभी हम लोग जो देखे हैं वो ऑब्जेक्टिव पार्ट 4 था और यह आंसर शीट पार्ट 4 दिया हुआ है, इसलिए यह आपका आंसर शीट है। तो आप इसे देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे बाद में देख सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि जो आपका अगला दोस्त हो उसको भी इस वीडियो से एग्ज़ाम में सहायता मिल सके। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप वीडियो को देख सके और आपकी एग्ज़ाम की भी तैयारी हो सके।